इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व सर्वज्ञात है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में सिक्कों के प्रमाण का उपयोग इतिहासकार एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। जहाँ तक गुप्तोत्तरकालीन भारतीय इतिहास का संदर्भ है, 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। सिक्कों की कमी को कुछ विद्वान आर्थिक पतन का काल निरूपित करते हैं, जिसमें व्यापार वाणिज्य की अवनति हुई। हर्ष के कुछ सिक्के भेटौरा से मिले हैं, जिसमें उसे शीलादित्य कहा गया है। उसका एकमात्र स्वर्ण सिक्का फर्रुखाबाद से मिलता है, जिसे प्रकाशित करने का श्रेय श्री के.डी. वाजपेयी को है, जिसके पृष्ठभाग पर नंदी पर आसीन उमा महेश्वर की आकृति खुदी हुई है। इससे हर्ष का धर्मनिष्ठ शैव होना सूचित होता है। आश्चर्य लगता है कि प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं, जिनका साम्राज्य काफ़ी विशाल था, ने भी कोई नियमित सिक्का प्रचलित नहीं करवाया। गढ़वालों के द्रम नामक सिक्के मिले हैं। त्रिपुरी के कलचोरी नरेश गांगेय देव ने स्वर्ण सिक्कों की ढलाई पुनः प्रारंभ करवाई थी। 11वीं-12वीं शताब्दी में हमें पुनः बहुसंख्यक सिक्के मिलने लगते हैं। चोलों के कुछ सिक्के लंका से भी मिले हैं, जो वहाँ उनके अधिकार की पुष्टि करते हैं। चोल स्वर्ण सिक्कों को कलंजु या पोन कहा जाता था। पूर्व मध्यकाल के इतिहास लेखन के संदर्भ में सिक्कों का अनुशीलन महत्वपूर्ण है। इस अवधि में सिक्कों की संख्या में तुलनात्मक कमी, स्वर्ण सिक्कों का अति अल्प हो जाना, सिक्कों की कलात्मक सर्जना में ह्रास दिखाई देता है। इतिहासकारों ने इसका कारण बाह्य व्यापार में ह्रास, परिणामतः स्वर्ण और रजत जैसी महत्वपूर्ण धातुओं में कमी, दोनों धातुओं की मुद्राओं का प्रचलन अल्प हो जाना, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में विनिमय के मुख्य माध्यम के रूप में कौड़ियों का प्रचलन, और इन सब का कारण अफ्रीका से सोने का आयात प्रभावित होना, रोम साम्राज्य के साथ रेशम व्यापार बंद हो जाना अथवा सामंती व्यवस्था में भूमि अनुदान परंपरा को महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा है। पूर्व मध्यकाल में मुद्राओं की कमी को विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से देखने की चेष्टा की है। लल्लन जी गोपाल ने इस तथ्य पर बल दिया है कि गुप्तोत्तर काल में देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। हर्ष के पश्चात उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किसी राजवंश ने नहीं किया, और 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज के प्रतिष्ठापरक संघर्ष में भारत को अस्थिर बना दिया। मुस्लिम आक्रांता भी इस कमी के कारण सफल रहे। जयप्रकाश सिंह का कहना है कि इस राजनीतिक अस्थिरता ने व्यापारिक ह्रास को जन्म दिया, कला और साहित्य में अवनति हुई, और जिससे तात्कालिक मुद्राओं के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। बाह्य व्यापार में ह्रास से सोने चांदी जैसी महत्वपूर्ण धातुओं की कमी हो गई, और इन सभी कारणों से देश में सोने और चांदी की मुद्राओं का प्रचलन कम हो गया। सुशील मालती देवी की धारणा है कि देश में अच्छे नस्ल के घोड़ों की कमी थी, जो अरब देश से मंगाए जाते थे। उनके क्रय में काफ़ी धन व्यय होता था। भारत में मुद्रा की तत्काल कमी का यह भी एक प्रमुख कारण रहा होगा। आर.एस. शर्मा ने अफ्रीका के साथ होने वाले व्यापार को मुद्रा की कमी का कारण बताया है, और उनके अनुसार उस काल में स्वर्ण मुद्राएं भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप के विभिन्न भागों और पश्चिमी एशिया में भी कम निर्मित हुई थी। इन मतों को सहज रूप से अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। दिनेश चंद्र सरकार का कहना है कि इस काल में मुद्राओं की कमी नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्रोतों से उपलब्ध मुद्रा निर्माण की सूचनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।
सरकार महोदय की धारणा है कि भारत का दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध था, देश समृद्ध था, सामंतवाद का भारत पर कोई प्रभाव न था और इसलिए तत्कालीन मुद्रा प्रणाली पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रजत मुद्राओं का उपयोग जो कुषाणों और गुप्तों के समय कम हो गया था, वो अब अधिक मात्रा में होने लगा था। जॉन एस डेयल ने तर्कसम्मत ढंग से प्रमाणित किया है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में मुद्राओं की कमी नहीं थी और न ही समकालीन राज्य किसी गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। ये सही है कि सिक्कों के प्रकार में कमी थी और सिक्कों की भौतिक गुणवत्ता भी बेहतरीन नहीं कही जा सकती है, लेकिन इस काल के सिक्कों के यथार्थ को पूर्व की कुछ शताब्दियों से जोड़कर देखना अधिक तर्कसंगत होगा, क्योंकि इस युग में सिक्कों की संख्या में कोई अप्रत्याशित कमी नहीं देखी गई है। डेयल का तो यह भी मानना है कि सिक्कों की गुणवत्ता में कमी अनिवार्य रूप से किसी वित्तीय संकट या किसी सामान्य आर्थिक संकट का सूचक नहीं है। यह उस स्थिति का भी परिचायक हो सकता है जब सिक्कों की मांग के अनुरूप श्रेष्ठ धातुओं की उपलब्धता में कमी आ गई हो, और उपलब्धता में कमी आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। डेयल का मत है कि उत्तर भारत 1000 ईस्वी में चांदी की प्रबल अनुपलब्धता का अनुभव कर रहा था और यह एक मुख्य वजह हो सकती है कि शासकों को चांदी के सिक्कों के संदर्भ में मिलावट करना पड़ रहा हो। सरकार महोदय के इस मत से सहमत होना कठिन है कि मुद्रा निर्माण इस युग में बाधित नहीं हुआ था। अभी तक बंगाल के पाल और सेन राजवंशों की एक भी मुद्रा नहीं मिली है। गुप्तों के बाद कश्मीर में 6वीं से 13वीं सदी तक जिन मुद्राओं का निर्माण हुआ वे लगभग एक ही शैली की हैं और इनके मुख भाग पर राजा और पृष्ठभाग पर लक्ष्मी का अंकन है। कश्मीर के शासकों में प्रवर, सेन और गोकर्ण की मुद्राएं सोने की हैं। करकोटक वंशी लगभग सभी राजाओं की मुद्राएं मिली हैं और इनकी उत्पल वंश में मात्र शंकर वर्मन की यशोवर्मा लेख युक्त मुद्रा सोने की है। अन्य सभी राजाओं ने तांबे की ही मुद्राएं चलवाईं। लोहार वंश प्रथम का हर्ष ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुद्रा निर्माण में सोना, चांदी और तांबा तीनों का उपयोग करने के साथ ही उनके अंकनों में भी परिवर्तन किया। द्वितीय लोहार वंश के सभी राजाओं की मुद्राएं तांबे की हैं और इस प्रकार स्पष्ट है कि कश्मीर में गुप्त काल की अपेक्षा स्वर्ण मुद्राओं के निर्माण में कमी हुई। तांबे के सिक्के अधिक मात्रा में प्रचलित हुए और गुप्त सम्राटों के सिक्कों की तुलना में इनकी मुद्रण कला में भी ह्रास दिखाई देता है। गुप्तोत्तर काल में चौहान वंश में मात्र 4 शासकों अजयराज, सोमलेखा, सोमेश्वर और पृथ्वीराज के ही सिक्के मिले हैं और उनकी संख्या भी अधिक नहीं है और जो मिले भी हैं वो मिश्र धातुओं की ही अधिक हैं। दिल्ली के तोमर वंशी 9 शासकों के नाम मिलते हैं, उनमें से केवल 5 के सिक्के मिले हैं जो चांदी और तांबे के हैं और शाही शासकों के सिक्कों के अनुकरण पर बने हैं। अभी तक इनका कोई भी स्वर्ण सिक्का नहीं मिला है। गुप्तोत्तर काल के शासकों में गुर्जर प्रतिहार वंश प्रमुख है। इनके 12 राजाओं के नामोल्लेख के बावजूद अभी तक केवल भोज प्रथम और विग्रहपाल की मुद्राएं मिली हैं। चंदेल वंश के महत्वाकांक्षी शासक धंग और विद्याधर प्रमुख थे, परंतु इन दोनों में से किसी की कोई भी मुद्रा अभी तक नहीं मिली है। गढ़वाल वंश भी इस काल का महत्वपूर्ण राजवंश था और केवल गोविंद चंद्र के इस वंश के सिक्के मिले हैं जो सोने, चांदी और तांबे तीनों धातुओं के हैं और इनमें बहुलता स्वर्ण मुद्राओं की है। ग्वालियर के कच्छप घात राजवंश के 9 राजाओं में से अकेले महिपाल की ही स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा के 13 राजाओं में से पृथ्वीदेव, जाजल्लदेव और रतनदेव की ही मुद्राएं मिली हैं। त्रिपुरी के कलचुरी वंश में 15 राजाओं में से गांगेय देव नाम की सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं मिली हैं।
पूर्वी भारत के राजवंशों में बंगाल के पाल और सेन वंश प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहे हैं। अभिलेखों में इनकी मुद्राओं का उल्लेख है, किंतु उनके किसी भी शासक का किसी भी धातु का सिक्का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि शासकों की संख्या काफ़ी अधिक होने पर भी कुछ ही शासकों के सिक्के उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ ही शासकों के सिक्के तीनों धातुओं के हैं और सोने और चांदी के सिक्कों की शुद्धता भी गुप्तकालीन सिक्कों के अनुपात में कम है, जो इस बात की सूचक है कि उत्तर भारत में गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक स्थिति किसी भी रूप में सुदृढ़ न थी, जिसके कारण अधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन संभव न हो सका। इस वीडियो में सिक्कों के चित्र जहाँ से भी उद्धृत हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।